हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन डिमांड पे मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और आप सब ने मिलकर बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया था और ये कहा था कि सर लूसेंट का रिवीजन प्रैक्टिस एक तरीके से शुरू किया जाए। और चूँकि ये ऑन स्क्रीन मैं रिवीजन कराऊंगा तो इसके कुछ शर्त होंगी, अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये पहला क्लास है इसलिए मैं टर्म्स एंड कंडीशन बता दे रहा हूँ जो कि आपके पूर्ण रूप से नॉलेज बढ़ाने में काम आएगा। पहला चीज़ ये है कि लूसेंट की बुक आपको अपने सामने खोल के रखनी है और अगर आपने हिंदी की बुक, आप हिंदी वाले हैं तो हिंदी की बुक होगी, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाली होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये सेशन चूँकि एक बुक का प्रैक्टिस सेट है, क्या है, बुक का प्रैक्टिस है, तो जितने भी चैप्टर हैं वो बड़े बड़े चैप्टर हैं, लेकिन मैं उन सबको आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, यह है लूसेंट की बुक और इसके हर चैप्टर के ऊपर यहाँ पे कुछ स्पेस दिया रहता है। मेरा जो ट्रिक है, मैं अपने बुक में जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हैं वैसे ही आप यहाँ भी नोट्स बनाओगे। साथ ही साथ आप एडिशनल फैक्ट्स को नोट करने के लिए अपने पास एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर रखें, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब चूंकि ये पहला क्लास है तो हम लोग पहले यूनिट से शुरू करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि ये पहला यूनिट पूरा मतलब अच्छा टॉपिक, चैप्टर बढ़िया से रिवीजन हो, मैक्सिमम कवर अप करें और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि ये बुक से रिवीजन करना है। मैक्सिमम फैक्ट्स मैं आपको बोल के सुनाऊंगा, आपको अंडरलाइन करना है। डेली एक टाइम फिक्स करूंगा और अगर क्या आपको ये वीडियो डेली बेसिस पे चाहिए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं लास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत आज का चैप्टर रहेगा, फिर नेक्स्ट में देखेंगे प्राचीन भारत। आपको ये समझना है कि प्राचीन भारत में हिंदू या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया जाता था। अब क्या आपको ये पूरा पढ़ने की और याद करने की ज़रूरत है? तो इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं पूछा जाता है। आप अगर ये समझ लोगे कि ये पार्ट से क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे। आपको वही पार्ट्स मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो चीज़ है, प्राचीन भारत के स्रोत में तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कौन क्या लिखा है। अब देखिए, स्रोत में आप आएंगे तो आप प्लीज़ अंडरलाइन करते चलो। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में मुख्यतः 4 स्रोत हैं: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं, ये सबको पता है। अब इसमें जो सवाल ऋग्वेद से पूछे जाते हैं वो यहाँ है। 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या पूछा जाता है? वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते थे। होत्री को घेर दो। मैंने कहा था एक पेन लेके बैठो और बुक को अंडरलाइन करते चलो। अच्छा हाँ, कुछ लोगों की डिमांड थी कि मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूं, तो घबराइए नहीं, मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये वीडियो जब तक अच्छे लोग देख लेंगे सारे लोग, तब मैं आपको बता के पीडीएफ सेंड करूंगा और उसको पिन भी कर दूंगा टेलीग्राम में। अगर आपको इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंग्लिश में चाहिए अलग से, तब बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले होंगे तो मैं अलग से इंग्लिश में उनके लिए लेकर आऊँगा। ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पहला वीडियो है, तब लोग बोर मत होइएगा, कुछ चीज़ें समझानी पड़ेंगी तब ये कंटिन्यूटी बन पाएगी। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसे 9वें मंडल में देवता और इसके 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। 9वें मंडल में है सोम का, 3 मंडल में है गायत्री मंत्र का उच्चारण है, जिसे किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। मैंने ये क्वेश्चन भी अपने हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट में डाला था। अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको क्या पूरा लाइन याद करना? नहीं, विश्वामित्र ने गायत्री मंदिर को बनाया और 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ठीक है, इसको आप कर सकते हो 8वां और खिल, ऋचाओं को मतलब लाइंस को आप शुद्ध, मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो चातुर्वर्ण समाज की कल्पना, मतलब 4 वर्ण जो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 10वें मंडल में किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और ये आप अपने बुक में प्लीज़ इसे VVI लिखें क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये आपके एंट्रेंस में आया हुआ है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसकी बात की गई है। 4 वर्ण हैं, क्षत्रिय, पुरोहित, वैश्य और शूद्र। मुख, भुजाओं और जंघाओं से उत्पन्न की बात इसमें की गई है। धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों,
दायित्वों, कर्तव्यों या विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, अब इसके आगे आपको यहाँ पढ़ना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इसको टिक मारिए, 250, अग्नि के लिए 200। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा मंत्र किसको समर्पित हैं, तो यहाँ आप देख रहे होंगे किसको समर्पित है, तो ये है इंद्र को। प्लीज़ इसे टिक कर लीजिए। प्राचीन भारत के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। नेक्स्ट है, अब आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो भी गाने वाला है, अब ध्यान से दीजिए, यजुर है तो यजुर मतलब क्या है, यज्ञ। तो जब यज्ञ के लिए मंत्र का उपयोग किया जाए, ये है यजुर्वेद में। इसके पाठ जो पढ़ते थे उनको अधर्वयु कहते थे। अब आपको क्या याद रखना है इसमें से, ये ध्यान दीजिए। अधर्वयु, वैदिक कल्चर की बात हो रही है, तो ऋग्वेद का होत्री, आप ऐसे याद कर लीजिए, ऋग्होत्री, ऋग्होत्री, और यजु, यजुधर्वु, यजु अधर्यु, ऐसे 2 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। एक और उपाय है, एक को याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ट्रिक मैं बताता हूँ, ऋग्वेद होत्री, ऋग्होत्री याद कर लो तो ऋग्वेद का याद हो गया। सोमवेद का जो गाता है उसको कहते हैं उद्गात्री। यहाँ देखिए, तो आपको ये ट्रिक सेट करना है, आपको प्लीज़ बुक के ऊपर लिखिए, ये गाने वाला है, साम मतलब क्या है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक के बारे में बहुत डिटेल से वर्णन किया गया है। तो सामवेद में गाता है तो क्या होगा, गात्री, ऋग्वेद में होत्री, और बच गया सो अधर्वयु। इस तरीके से ट्रिक बनाने हैं, और मैं सारे ट्रिक्स आपको, जितने मैंने अपने लाइफ में कम से कम 40 एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, CDS, NDA, FCAT, सब कुछ मैंने क्रैक किया है। और मैं आपको बता दूं, क्रैक करने का मेरा एक्सपीरियंस और मेरा जो तजुर्बा है, ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आपको लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है, ज़्यादा याद रखना है, फैक्ट याद रखने हैं। और ये पूरी लाइन फैक्ट नहीं है, फैक्ट सिर्फ ये है कि सामवेद जो है गाई जाने वाली ऋचा थी और उद्गात्री उसके गाने वाले थे। आगे हम लोग बहुत फास्ट अब शुरू करेंगे धीरे धीरे। अथर्ववेद, अथर्व जो है अथर्व ऋषि ने बनाया था। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, इनके बारे में है। विवाह, प्रेम, राजकर्म, यही सब है इसमें, मतलब अंधविश्वास की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं अथर्ववेद में। इसमें सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कही गई, प्लीज़ इसे देख लीजिए। इसमें अथर्ववेद में सभा एवं समिति की बात की गई है, ये VVI है और क्वेश्चन में आया हुआ है, प्लीज़ ऐसे अंडरलाइन करिए। अच्छा, एक सजेशन मेरी तरफ से और है, आप पहली बार जब बुक को पढ़ें तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन करें या ब्लू से, दूसरी बार पढ़ें तो फिर अलग पेन से करें, जो लास्ट जो फाइनल टाइम पढ़ें उसमें रेड पेन से करें। इससे क्या होगा ना, आपका फोकस बरकरार होगा और आपको चीज़ें इतनी अच्छी याद होंगी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं उसके बाद का वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वन मोर थिंग, हो सकता है बहुत लोगों को के हिंदी के बुक में ये चैप्टर शुरू में नहीं दिया हो, लेकिन यहाँ ये दिया है, तो आप यहीं चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वेद अब तो ख़त्म हो गए, और वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो वेदांग कितने हुए, 6, यहाँ जरूर घेरिए इसको। ये हैं शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ठीक है, तो इसको एक लाइन से याद कर लो, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इस तरीके से जैसे भी आपको याद हो, क्योंकि ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये इंग्लिश वालों के लिए भी यही है। इंग्लिश वाले अगर बहुत स्टूडेंट हो जाएंगे तो मैं इंग्लिश का भी शुरू करूँगा। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। अब पुराण 18 हैं, आपको ये पूरा कहानी, राम कहानी नहीं याद करना, सीधे याद करना है पुराण 18। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में। 3 चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, आपको तीनों याद रखना है। नोट जो दिया है देखिए, मैंने पहले ही कहा था, लूसेंट को कैसे याद करना है, जो लाल अक्षर से लिख दिया गया है, जो बॉक्स में लिख दिया गया है उसको रट लो। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पुराण सुन सकते थे। इसमें मनुस्मृति का यहाँ नाम आया है, जिसे मनु ने लिखा था, और यह शुंग काल का मानक है, मतलब शुंग काल में मनु उपस्थित थे, उन्होंने इसे लिखा है। तो ये आपको इतना फैक्ट नहीं कहीं पूछा गया है, आप न पूछा जाएगा। जातक जो क्या है आपको यहाँ देखना चाहिए, जातक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र, उनके कथानकों का वर्णन। अब हीनयान का कथा वस्तु, जातक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड पूर्व जन्म की कहानी है। ये पूछा गया है, जातक किस धर्म से रिलेटेड है। चलिए, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम,
ये जरूर याद रखिए, ये भी एग्जाम में आया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यहाँ आगम पे घेर दीजिए। प्रारंभिक इतिहास जैनों का कल्प सूत्र है। क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा उनके समकालिक के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। तो अब आप इसको अलग अलग फैक्ट हो गए ना दो, तो दोनों को कैसे याद करोगे? जैन धर्म बौद्ध धर्म में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आप एक याद करो, जैन धर्म याद कर लो, जैन धर्म कल्प सूत्र। बाकी हीनयान बौद्ध से ही रिलेटेड है तो उसका कथा वस्तु है, और जातक जो है वो किसका है? बौद्ध धर्म का है। तो आप जैन का याद कर लोगे तो बौद्ध ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये सब ट्रिक्स हैं, इन सब ट्रिक्स को फॉलो करो क्वेश्चन करने में। अर्थशास्त्र की अब बात आएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पे मैं आ गया, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों, मतलब ये एक तरीके से नहीं होते हैं चैप्टर एंड सब चैप्टर, अब मौर्य काल की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। इनकी बुक का नाम है राजतरंगिणी। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ लाल रंग से लिखा है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये भी पूछा गया है कि ये कहाँ का इतिहास है। कहाँ का इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो मैं आपको रिवीजन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सेट नहीं कह सकते हैं इसे, ये लंबा लंबा होगा वीडियो, तो मैं कहूँगा कि आप अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के बैठें, क्योंकि आप अगर अपने से इस तरीके के प्रोसेस शुरू करोगे, आधा घंटा का एक क्लास लेते हो, तो आप सुनोगे तो आपको बहुत तेज़ी से याद होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप खुद से भी टिक कर रहे हो, तो बहुत तेज़ी से याद होगा। तो एक काम मेरा आप सहयोग कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, लाइक ज़रूर करिए। और साथ ही साथ अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइक करने के साथ आप अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते भी रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपने देखा कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी, और इसे लिखा है कलहन ने। उसी तरीके का अलग अरबों की सिंध विजय, ये चचनामा में है और इसको लेखक है अली अहमद, ये भी पूछा गया है। अष्टाध्यायी, इसके लेखक हैं पाणिनि और ये व्याकरण है, और ये मौर्य काल के पहले की कथा इसमें मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता, ये जरूर याद रखिएगा, ये यहाँ तो रेड में नहीं लिखा है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पतंजलि की पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये कई बार पूछा गया है। पतंजलि जिन्होंने योग का सूत्र, योग सूत्र के जन्मदाता थे, योग को जिन्होंने जन्म दिया, उनका किस राजवंश से रिलेटेड था? तो ये शुंग वंश से संबंधित थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इन्होंने महाभाष्य लिखा था, इसमें शुंगों का इतिहास पता चलता है। अब हमारे पास जो हिस्ट्री है दोस्त, वो पता है कहाँ से आए? वो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा ये चैप्टर आगे बढ़ गया है, मैं आपको यहाँ से फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने अर्थशास्त्र की बात की थी, और अर्थशास्त्र महात्मा बुद्ध के बाद हम लोग अर्थशास्त्र कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखा था। 180 प्रकरणों में मौर्य काल की इतिहास मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध जो है ये राजतरंगिणी, और ये कश्मीर का इतिहास है, कलहन ने लिखा है। अरबों की सिंध विजय चचनामा में मिलता है, और लेखक अली अहमद है। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है, और ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है। कात्यायन की गार्गी संहिता की बात हुई थी, और पतंजलि की पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला जो है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यूनानी रोमन लेखक टेरियस। अब देखिए क्या इसमें से पूछा जाता है? तो इसमें से जो पूछा जाता है वही मैं बताऊंगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो ये है हेरोडोटस, इसने हिस्टोरिका लिखा था, इसलिए इसे पूछा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में ये आप नाम याद कर सकते हो, सिकंदर बहुत अच्छा पार्ट है, इसलिए निरयाकस ये लेटर एक तरीके से लिखा है काफ़ी सारा सिकंदर के लिए, और उसी लेटर को कंपाइल करके बाद में बुक बनाया गया, क्योंकि ये मेरा ऑनर्स रहा है तो मैं अच्छे से पढ़ा हूँ। निरयाकस, एनिसोस्टेकस, अरिस्टोबुलस, ये सब इसके लेखक थे। मेगास्थनीज के बारे में आप जरूर जानते होंगे, मेगास्थनीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इसने बुक लिखी थी इंडिका, जिसमें मौर्य साम्राज्य की सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया था। डाइमेकस के बारे में अगर आप नहीं भी पढ़ो तो भी काम चल जाता है, लेकिन ये सीरियन नरेश, मतलब जो आज सीरिया दिखता है, एंटीओकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस भी आप याद कर सकते हैं। देखो एक और चीज़ मैं बताऊंगा, मान लो एक ही तरीके के ये सारे नाम हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, आपने कभी इसे सुना भी नहीं, आपको बोरिंग लगता है, तो आप क्या करोगे? इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। मान लो आपने डाइमेकस डायनीसियस को आज याद कर लिया, टोलेमी, प्लिनी और इसको कल याद कर लिया, तो आपको ये इजली याद हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद करना जरूरी है।
डाइमेकस का देख लिया, डायनेसियस भी आपने देख लिया, टोलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, डायनोसियस आया था अशोक के दरबार में, डाइमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में, टोलेमी जो था इसने भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी थी। तो ये जरूर याद रखिए क्योंकि ये किताब इंपॉर्टेंट है, टोलेमी भारत का भूगोल। प्लिनी ने क्या लिखा था? प्लिनी की किताब बहुत ज़्यादा पूछी गई है, नेचुरल हिस्ट्री। इसमें पशु पक्षियों जो भारत के हैं, खनिज पदार्थों के बारे में विवरण मिलता है। एक राइटर था जो 80 ईस्वी मतलब 80 एडी में एक बुक उसने लिखा, लेकिन वो अपना नाम नहीं लिख पाया इस पर। उस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये क्वेश्चन आता है कि इसे किसने लिखा था, तो बहुत लोगों के नाम रहते हैं, लास्ट में लिखता है नन ऑफ द अबव, तो वही राइट आंसर होगा, या अज्ञात। ठीक है, अब कुछ चीनी राइटर्स की देखेंगे। अच्छा, ये मत समझना कि मैं सिर्फ राइटर्स बता रहा हूँ तो ये बोरिंग है, इससे बहुत सवाल आए हुए हैं, इसलिए ये ज़रूरी होता है। चीनी राइटर में आएंगे तो फाहियान जो था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होते होंगे दो चीज़ को, फाहियान और वेनसांग। आज ये कन्फ्यूजन दूर होगा। ये किसके दरबार में आया था, क्वेश्चन बहुत आया है। वेनसांग चूंकि ह से है तो ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। किसके टाइम में? हर्षवर्धन। ठीक है, और इसने फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए फाहियान का नाम ही अलग है तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया। वेनसांग हर्षवर्धन ह से नाम है और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। और एक चीज़ याद रखिए, वेनसांग और हर्षवर्धन दोनों का नाम मिलता है, तो जब नाम मिल गए तो काम भी मिल गए। यहाँ पे 15 वर्ष तक रहता भी है, 645 में वापस जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता है। और इसने जो किताब लिखा उसका नाम है सी यू की। और जब वो किताब लिखा तो उसमें सारे विवरण भी वो देता है, जिसमें से 138 देशों का विवरण मिलता है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। और इसी नालंदा विश्वविद्यालय से कौन पढ़ा था? और भी बहुत लोग पढ़े हैं, एक का नाम जरा बता के दिखाइए, लाइव कमेंट करिए। इत्सिंग। इत्सिंग याद रखना है। इत्सिंग आया था विक्रम विश्वविद्यालय में पढ़ा और भारत का वर्णन किया है। अब आते हैं अरबी लेखक, जिसमें अलबरूनी, किताबुल हिंद, मैंने अभी जो जस्ट हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसको आप आई बटन पे दबाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको डिस्कस किया था। अलबरूनी जो है इसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद लिखा, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज धर्म के बारे में है। अन्य लेखक में आएंगे तो तारानाथ, ये तिब्बती लेखक था और इन्होंने ही तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया, जिससे कंगूर या तंगूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो ये 13वीं शताब्दी में आया था और ये कहाँ का रहने वाला था? मार्को पोलो बताइए। ये तंजीर प्रांत का था, तंजीर। और ये पांडे शासकों, पांडे जो शासन चलता था साउथ में, उनके पे इतिहास इन्होंने लिखा है। अब तो ये आपने देख लिया। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो ज़मीन से खोदे जाते हैं, खुदाई होती है और उसके बाद उस तरीके के साक्ष्य जो मिले हैं उनके बारे में मैं कुछ चीज़ और बता दूं। आपको वीडियो लाइक करते रहना चाहिए। जो लोग भी सेशन देर से ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं बता दूं, एक नोटबुक और किताब का जो सबसे ऊपरी जो ये हिस्सा होता है बचा हुआ, यहाँ पे जगह जो भी मैं ट्रिक बताऊं उसे नोट करते जाएं और मुझे ये बताएं कि क्या आपको इंग्लिश में भी इसकी चाहिए, तो मैं इंग्लिश में लेकर आऊँगा। पुरातत्व या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में सबसे पहला बात आता है बोगज कोई का एशिया माइनर का अभिलेख। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य इन सब के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब जो देवताएं हमारे हैं, वैदिक देवता, उनके नाम यहाँ भी मिलते हैं। मतलब संस्कृति मिलती थी। सबसे पहला बोगज कोई का अभिलेख। दूसरा है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ में। गरुड़ क्या है आप समझ ही रहे हो, हिंदी वाले तो गरुड़ को जानते ही होंगे, रामायण महाभारत आजकल बहुत चल रहा था। तो हेलियोडोरस का बेस नगर इंस्क्रिप्शन कहते हैं हिंदी में। मैं चूँकि इंग्लिश में पढ़ा हूँ तो इसलिए ये इंस्क्रिप्शन याद रखना है क्योंकि इससे पूछा गया है। कुछ लोगों के उपलब्धियाँ, जैसे अशोक के क्या स्तंभ लेख थे, क्या इंस्क्रिप्शन थे, कहाँ उसने क्या बनवाया, जैसे सांची स्तूप बनवाया और भी बहुत स्तूप बनवाए, वो पूछा जाता है। उसी तरीके से ये स्तूप भी कौन किसका है वहाँ पूछा गया है, स्तंभ किसका है। जैसे कि यहाँ बॉक्स देखिए, बॉक्स आया तो मैंने क्या कहा था, बॉक्स को एकदम याद करना है। क्वेश्चन 90% 80 से 90% क्वेश्चन बॉक्स से ही आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये है खारवेल का, खाखेल यहाँ नहीं पढ़ना है, खारवेल है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है।
नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री का है। एहोल अभिलेख पुलकिशिन द्वितीय का, ये जरूर याद रखो। प्रयाग प्रशस्ति ये है समुद्रगुप्त का। सबसे ज़्यादा जो मैं इसमें से पूछा गया है वो है प्रयाग प्रशस्ति और जूनागढ़ का अभिलेख, दो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बाकी तो नहीं पूछा गया है, तो आपको बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको टिक किस पे मारना है, प्रयाग पे मारिए, जूनागढ़ पे मारिए, एहोल पे मारिए, और आपको किसी पे नहीं मारना है क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया है। फ्यूचर में पूछा जाएगा तो आप इसे याद कर लोगे। तो जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस रखना है। वैसे आप सारा याद कर लो तो बहुत अच्छा है। मध्य भारत में भागवत धर्म को विकसित, ये तो आपने देख लिया, हेलियोडोरस का बेसनगर इंस्क्रिप्शन। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। भारतवर्ष का जिक्र कहाँ है, हाथी गुम्फा अभिलेख में, जहाँ पे भारतवर्ष नाम मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौड़ा अभिलेख है। दोस्तों आप लोग मुझे लाइव कमेंट के जरिए बता सकते हो कि क्या आप लोग बोर हो रहे हो मैं ऐसे बता रहा हूँ तो, या इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपके रिवीजन अच्छे से हो रहे हो। तो रिवीजन ये अच्छे से हो रहे हो तो यस कमेंट करते जाइए, और नहीं हो रहे हो तो मैं और इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक पूछा जाता है सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख में मिलता है, और ये भानुगुप्त का है। एरन अभिलेख कहाँ है बताइए, तो एरन अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का पहला पुरस्कार। आते हैं अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये इंग्लिश का वर्ड है इपिग्राफी, EPIGRAPHY। नेक्स्ट, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। अब आहत क्यों कहते हैं, ये रहा सिक्का का मेटल, और इसे ऐसे स्टाम्प कर दिया जाता था चारों साइड से, तो ये वहाँ दब जाता था, तो ऐसा लगता था आहत हो गया, चोट लगी हुई है ऐसे, तो इसलिए इसे आहत सिक्के कहते हैं। इसी को साहित्य में कारसापण भी कहते हैं। अब गोल्ड कॉइन को कारसापण भी कहते हैं, और इस कॉइन को सबसे पहले कारसापण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने शुरू किया। ये बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पे नाम किसने लिखा, तो यवन शासक, जैसे कि कुजल कटफिशेस का नाम मिलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा, संगीत प्रेमी होने का, और अरिकामेडु, ये प्राचीन सिक्के प्राप्त हैं। इसमें से क्या याद रखना है आपको, कश्मीर में बुर्जहोम में जिसमें सीढ़ियाँ हैं, ये आपको याद रखना है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहते हैं, और इसे कारसापण भी कहा है, यही याद रखना है, ठीक है। और सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किसने किया था, यवन शासकों ने। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, प्राग ऐतिहासिक काल। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़, अब जब भी ये सेशन आएगा उससे पहले मैं टेलीग्राम में आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, और उससे पहले बुक लेके आराम से मेंटली और फिजिकली तैयार रहें। ये वीडियो थोड़ा छोटा होगा, लेकिन आप लोग डिमांड करेंगे तो आप बताएं तो अब मैं वीडियो इसको और बड़ा लेकर आऊँगा। प्रागैतिहासिक काल मतलब होता है जिसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, सीधा बात है, इसमें कोई पूछा ही नहीं जाता है। आपको पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा जब किसी का लिखित प्रमाण नहीं मिलता है तो वो कौन सा युग था, प्रागैतिहासिक युग। आज ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लिखे पढ़े नहीं जा सके हैं। प्राणी मानव, ज्ञानी मानव, होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। जो ज्ञानी मानव होते हैं, आपने ओरंगटून को देखा होगा, वन मानुस को देखा होगा, वो ज्ञानी नहीं है उतने तरीके से जितना हमारा दिमाग डेवलप हुआ है, और हमारे में भी किसी किसी की बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र है, डेवलप हुई है। तो ये क्या है, होमो सेपियंस 30 से 40 हज़ार पहले आए हैं। अब पूर्व पाषाण युग मतलब कि 3 होता है, मैं इंग्लिश में बताऊं तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। नव पाषाण, मध्य पाषाण और पूर्व पाषाण। तो ये पूर्व पाषाण में शिकार से लोग जीते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, मतलब पुराने जो पैलियोलिथिक एज है, पूरा पाषाण जो सबसे पहले वाला एज है, वहाँ आग की खोज हुई। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में, मतलब पहिया जो है ये नियोलिथिक एज में की गई। मनुष्य ने अस्थाई निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, मतलब पहिए का आविष्कार हो गया तो अस्थाई रूप से रहने भी लगा। और ये कब हुआ, ये हुआ नव पाषाण काल में। और सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है। और उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, और इसको प्राप्ति जहाँ हुआ है उसको कहते हैं अति रपक्कम।
कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो आपने क्या देखा, सिर्फ एक चीज़ का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ है, वो क्या है, वो है आग। इसको ट्रिक से दिमाग में सेट करो, आग को छोड़ के बाकी सब चीज़ नवपाषाण काल में खोजा गया है। अन्य उत्पादक स्थल, अन्न उत्पादक मतलब जो ग्रेनरी होते हैं, ग्रेन्स होते हैं जो आप खाते हो, ये मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब पलावरम नामक स्थल पर प्रथम भारतीय पुरातत्व कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग या स्फटिक है, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहते हैं। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी के लिए ये सेशन तो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट देखना है। आप लोग अचानक बहुत लंबा होगा तो बोर हो जाओगे। अगर आप लोग तैयार होते हो, आपका मन लगता है, तो मैं इस वीडियो को आधे घंटे से 1 घंटे तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको रिवीजन और फास्ट और ज़्यादा कंसाइज चाहिए ट्रिक्स के साथ, तो आप लोग मुझे यस कमेंट अभी कर सकते हैं, और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ज़रूर यस में कम से कम यस लिख दें, ताकि मुझे पता चले, ठीक है। थैंक यू सो मच।